हाय गाइस, वेलकम बैक टू भारत क्लासेस। माय नेम इज़ भारत और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th के लिए प्रैक्टिस पेपर साइंस का। देखो, सीबीएसई ने कुछ ही दिनों पहले ये प्रैक्टिस पेपर दिया है, अपनी वेबसाइट पे लॉन्च किया था और आई थिंक एक प्रैक्टिस पेपर जो बिल्कुल नए टाइप का बनाया है सीबीएसई ने। क्योंकि सीबीएसई की पहले आदत रही थी कि भाई जब भी वो एग्ज़ाम्स देते हैं तो एग्ज़ाम्स कुछ इस टाइप का सेट करते हैं कि ज़्यादातर डेफिनेशंस वगैरह आती हैं और पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होते हैं उन्हीं को लेकर एक स्टैंडर्ड सा पेपर बना दिया जाता है। बट इस बार जो प्रैक्टिस पेपर दिया है उससे ऐसा लग रहा है कि अब की बार का जो पेपर है कॉन्सेप्ट बेस्ड आने वाला है। तो अगर आपने एक एक चीज़ को समझ कर पढ़ा है तो आप बहुत आसानी से ये कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर सॉल्व कर पाएंगे, फुल मार्क्स लेकर आ पाएंगे। और अगर नहीं पढ़ा है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो भी सकती है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखेंगे और सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस पेपर। तो जल्दी से जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ देता हूँ ताकि सेक्शन ए से स्टार्ट कर सकें। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में कह रहे हैं कि 39 क्वेश्चंस हैं, 5 सेक्शन में ये पूरा का पूरा पेपर डिवाइडेड है। ए से लेकर ई तक ये सेक्शंस हैं। सेक्शन ए में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के। सेक्शन बी में 6 शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के और 30 to 50 वर्ड्स में इनका आंसर करना है। तो पूरी कथाएं मत लिख के आने, क्योंकि बहुत ही ब्रीफ में आपको सेंटेंस बनाकर अच्छा सा आंसर देना है। वर्ड लिमिट यहाँ पर सेट है। तो सेक्शन सी में ऐसे ही वर्ड लिमिट है 50 to 80 वर्ड्स की और 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के। सेक्शन डी में है 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स के और सेक्शन ई में है 3 सोर्स बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चंस, जो मेरे हिसाब से बेस्ट पार्ट रहा है इस पेपर का। तो ये 4 मार्क के क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ई में और हर एक के सब पार्ट्स भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितना डिफ़िकल्ट या इजी है ये प्रैक्टिस पेपर आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन ए से। सो गाइस, सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन ए में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। फर्स्ट उसमें से देखते हैं क्या कह रहा है। द येलो कलर ऑफ टर्मरिक चेंजेस टू रेड ऑन एडिशन ऑफ अ सोप सॉल्यूशन। हल्दी यानी कि टर्मरिक वो होती है एक टाइप का इंडिकेटर। अब भाई, इंडिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार सीबीएसई से क्वेश्चन उठाकर देती रही है। तो अगर, क्योंकि ये देखिए सेकंड चैप्टर जो है आपका एनसीईआरटी में एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स, उसमें से ये है। और अगर आप उसको उठाकर देखेंगे ना एनसीईआरटी को, फर्स्ट पेज पर ही इंडिकेटर्स मेंशन है। स्पेसिफिकली टर्मरिक का वहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है। तो इंडिकेटर है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो कि अपना कलर चेंज करके, स्मेल चेंज करके बता देते हैं कि भाई एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है, इस टाइप का कुछ। तो टर्मरिक जो है भाई होती है येलो कलर की, सबने देखा है राइट, क्योंकि किचन में मिलती है और मम्मी भर भर के इसको यूज़ करती हैं खाने में। तो जब एक सोप सॉल्यूशन उसके ऊपर डाला जाता है तो सोप सॉल्यूशन की प्रेजेंस में ये इसका येलो कलर हो जाता है रेड। ठीक है जी। तो ये इंडिकेट कर रही है कि सोप सॉल्यूशन कैसा होता है, एसिड होता है या बेस? ये होता है बेसिक। तो बेस को इंडिकेट कर रही है टर्मरिक अपने येलो कलर को रेड में चेंज होकर। ठीक है जी। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन सब्सटेंस P इज एडेड टू टर्मरिक देयर इज नो चेंज इन कलर। तो भाई अब की बार आपने येलो कलर वाली जो टर्मरिक थी, जो कि सोप सॉल्यूशन की प्रेजेंस में रेड हो जा रही थी, उस पर आपने एक सब्सटेंस डाला P और उसने येलो से येलो कोई कलर चेंज वहां पर नहीं दिखाया है। ठीक है जी। तो अब P के बारे में आप डेफिनेटली क्या बता सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शंस में दिया हुआ है P एसिड है या सॉल्ट है या बेस है या फिर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। डेफिनेटली क्या कह सकते हो, निश्चित तौर पर क्या बता सकते हो आप इस P के बारे में कि P सब्सटेंस कैसा है, क्या इसकी नेचर है। देख लो, टर्मरिक जो कि एक इंडिकेटर है, येलो टू रेड चेंज हो रहा है जब एक बेस वहां पर प्रेजेंट है तो। ठीक है। तो अगर येलो टू कोई कलर चेंज नहीं है, ठीक है, येलो टू येलो ही है, तो ये P सब्सटेंस कम से कम बेस तो नहीं है। अगर वो बेस होता तो ये कलर चेंज वहां पर ऑब्जर्व हो जाता। तो कम से कम ये P बेस नहीं है, ये आप कह सकते हो। एसिड हो सकता है क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में कलर चेंज होता है, ऐसा कुछ बताया नहीं है क्वेश्चन में। न्यूट्रल हो सकता है या सॉल्ट हो सकता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ।
हाँ, ये क्वेश्चन में ज़रूर बताया हुआ है कि जब सॉल्ट होता है या फिर एक बेस प्रेजेंट होता है तो बेस की प्रेजेंस में येलो टू रेड कलर चेंज होता है। अगर वहाँ पर बेस प्रेजेंट नहीं है, ये तो डेफिनेट हो गया, तो येलो टू नो कलर चेंज होगा। तो पी के बारे में ये तो श्योरिटी के साथ आप बोल ही सकते हो कि ये बेस नहीं है। अगर बेस होता तो वहाँ पर कलर चेंज ऑब्जर्व होता। ठीक है जी। अब ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर में से इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, इंडिकेटर में से और भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि आगे आने वाले प्रैक्टिस पेपर्स में हम आपको बताते रहेंगे। जैसे कि फिनोफ्थैलिन किस टाइप का इंडिकेटर होता है, मिथाइल ऑरेंज किस टाइप का इंडिकेटर होता है, नेम वन एसिड इंडिकेटर, नेम वन बेस इंडिकेटर और टू। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे और इनके प्रैक्टिस भी हम लोग करवाते रहेंगे आने वाले प्रैक्टिस पेपर्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन 2 की तरफ। सो गाइस क्वेश्चन 2 में कह रहा है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर व्हाट हैपेंस एट द एनोड। तो भाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करवा रहे हैं किसकी, कॉपर की, और उस टाइम पर क्या हो रहा है एनोड पर। तो भाई अगर आपको ध्यान हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के केस में होता क्या था, तो इस टाइप का एक कंटेनर लेते हैं और इस टाइप के कंटेनर में आप क्या भरते हैं, यहाँ पर CuSO4 कॉपर सल्फेट को। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन इसका ले लोगे। कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होगी, दो चीज़ें प्रेजेंट होगी, एक तो Cu2+ आयंस प्रेजेंट होंगे और एक तो होंगे भाई सल्फेट SO4 आयंस। अब यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर एक तो आपने एक बड़ी मोटी सी हैवी सी इम्प्योर कॉपर की रॉड रखी होती है यहाँ पर, जो कि होती है एनोड पर। कैसे रॉड बनाई है आपने, ज़मीन खोदी, ओर निकाले, उनको धोया, सुखाया और उसके बाद जितने भी मेटल्स थे उन सब मेटल्स को आपने मेल्ट कर लिया और मेल्ट करने के बाद इस टाइप की एक रॉड बनाई है जो कि इम्प्योर कॉपर है। मतलब उस कॉपर के साथ साथ और भी बहुत सारे मेटल्स इस रॉड के अंदर प्रेजेंट हैं, इसीलिए इम्प्योर कॉपर है। तो इसे तो रखते हैं भाई एनोड पर। दूसरी तरफ एक पतली सी कॉपर की स्ट्रिप भी होती है और ये पतली सी इसलिए होती है क्योंकि जैसे ही इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को, तो ये हो गया भाई कैथोड, प्योर कॉपर यानी कि कैथोड, और जैसे ही आपने इन दोनों को मिलाया यहाँ पर, इसे पॉजिटिव से इसे नेगेटिव से, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर गई तो होगा क्या, यहाँ पर कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला Cu2+ आयन अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ और जाकर वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कैथोड पर क्या हो रहा है कि Cu2+ आयंस जो हैं कॉपर के सॉल्यूशन में वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, भागकर जाएंगे कैथोड की तरफ, नेगेटिव एंड है ये। ठीक है, बैटरी के नेगेटिव एंड से जुड़ा हुआ है ये। तो 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पर लेंगे, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस ऑलरेडी है वहाँ पर, तो पॉजिटिव होने की वजह से अट्रैक्ट भी कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन, तो जाकर ये वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। पहले सॉल्यूशन में थे, घुले हुए थे, डिजॉल्व्ड थे, अब जाकर वहाँ पर सॉलिड फॉर्म में आ गए और जम गए, इस टाइप से डिपॉजिट होते हैं। अब पता चला क्यों वहाँ पर आपने पतली वाली स्ट्रिप ली थी, मोटी क्यों नहीं ली थी, क्योंकि धीरे धीरे कॉपर वहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, ये तो थी कैथोड की कहानी। अब आते हैं एनोड की कहानी पर। वाई, बिकॉज पूछा तो एनोड ही गया है। अब एनोड पर क्या हो रहा है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर अगर पॉजिटिव वाला आयन निकल कर जा रहा है तो सॉल्यूशन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता यार कि एक ही टाइप का चार्ज हो पूरे सॉल्यूशन पर। उसको बैलेंस करने के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा ही आपको, वरना इलेक्ट्रिसिटी वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ से जो इम्प्योर कॉपर लिया था ना, इसके अंदर बहुत सारे कॉपर एटम्स भी हैं। तो ये भाई साहब क्या करेंगे, यहाँ से अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके Cu2+ आयंस बनाएंगे और सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमकर यहाँ पर आ रहे हैं और इन आयंस को वहाँ डिपॉजिट होने में हेल्प कर रहे हैं, और ये कंटिन्यूसली होता रहता है। और जैसे जैसे हम लोग इस सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं, आई मीन इलेक्ट्रोलाइसिस में आगे बढ़ते हैं, तो ये वाली जो इम्प्योर कॉपर की रॉड है वो डिसॉल्व होती जाती है, इसका कॉपर अंदर सॉल्यूशन में जाता है और सॉल्यूशन से कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट होता जाता है। ये ही होती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो एनोड पर क्या हो रहा है ये बताना है अब हमें। ऑप्शन
ऑप्शंस देखते हैं और सही ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है कॉपर आयंस गेन इलेक्ट्रॉन टू बिकम न्यूट्रल कॉपर एटम, ये तो नहीं हो रहा है। न्यूट्रल कॉपर एटम गेन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल कॉपर एटम है, यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है जी, तो ये गेन इलेक्ट्रॉन करते हैं, नहीं, बी ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि ये तो लूज इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, दे आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर आयंस। सी ऑप्शन में कह रहा है कॉपर आयंस लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम न्यूट्रल एटम, यही तो हो रहा है, पर वेट, कॉपर आयंस लूज इलेक्ट्रॉन्स बोला हुआ है, कॉपर एटम लूज इलेक्ट्रॉन नहीं बोला हुआ, और ये कॉपर आयन नहीं है, ये कॉपर एटम है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि न्यूट्रल कॉपर एटम लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम कॉपर आयंस। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर सेकेंड वन, ठीक है जी। और फर्स्ट वन के लिए क्या था, फर्स्ट वन के लिए था ऑप्शन सी करेक्ट। तो ये हो गया। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर ही क्वेश्चन होगा। इसमें से और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भाई एनोड से पूछ लेगा कैथोड पर क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा कि कौन सा सॉल्यूशन ले रहे हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन में पूछ लेगा कि भाई यहाँ पर स्ट्रिप जो थी वो पतली क्यों ली, ठीक है, और यहाँ पर मोटी क्यों ली स्ट्रिप, ओके, और इसे एनोड पर ही क्यों रखा, इसे कैथोड पर क्यों रखा। सबका आंसर जो है इसी छोटे कॉन्सेप्ट में से जो अभी समझाया है आपको, इसी में से आप दे सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं सी क्वेश्चन थर्ड की तरफ। सो भाई क्वेश्चन 3 में यहाँ पर आपको 4 रिएक्शंस दे दी हैं PQRS, और बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी हैं। देख लेते हैं यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी हैं। फर्स्ट रिएक्शन सभी को पता होगी, सभी को याद होगी, क्योंकि 8th क्लास से ही 7th क्लास से ही पढ़ते हुए इसको आ रहे हैं। दिस फर्स्ट वन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है जी। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलकर बनाते हैं। दिस इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है जी। अब फोटोसिंथेसिस में पढ़ा हुआ है आपने कि सनलाइट को ट्रैप करते हैं, कहाँ पर, क्लोरोफिल के अंदर। क्लोरोफिल वो पिगमेंट होता है जिसके अंदर की लाइट जो है वो ट्रैप हो जाती है, ठीक है। तो वो जब लाइट ट्रैप होती है उससे वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है। याद है कि 3 स्टेप थे फोटोसिंथेसिस के, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जब पढ़ रहे थे तब आपने पढ़ा है। तो फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप कौन से हैं, लाइट एब्जॉर्ब होती है पहला, ठीक है। दूसरे में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कराते हैं उसी एब्जॉर्ब्ड लाइट की हेल्प से। और तीसरे में जो वाटर को स्प्लिट कराते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, फिर उस हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाकर क्या बनाते हैं, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। तो भाई ये है फोटोसिंथेसिस जिसमें कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है और ग्लूकोज बन रहा है। तो ये तो ऑब्वियसली हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हो गया अपना। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या कह रहा है, Na2CO3 2HCl। Na2CO3 क्या है, Na2CO3 है भाई एक बेस और ये है एक एसिड। तो जब एसिड और बेस मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, हीट वहां पर निकलती है। तो ये तो हो गया भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, बिकॉज दिस वन इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस के मिलने में एनर्जी निकलती है, ये पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। एनसीईआरटी से आ रखे हैं सारे क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अच्छा, तीसरे में क्या हो रहा है कि C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज दोबारा से आ गया, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। ये कहाँ पर होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके अंदर ऐसा होता है। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म 99.999% सारे के सारे कंज्यूम कर लेते हैं ग्लूकोज को और कार्बन बेस्ड फूड को ही करते हैं। रिमेंबर न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, बिल्कुल क्लियर कट ये। तो ये तो होता है भाई रेस्पिरेशन, ठीक है। और रेस्पिरेशन के अंदर सबको पता है कि एनर्जी निकलती है हम लोग जो भी एनर्जी यूज़ करते हैं बोलने, खाने पीने, सोने में, हर चीज़ में, वो सारी की सारी एनर्जी कहाँ आती है, इस प्रोसेस से, रेस्पिरेशन से। क्योंकि खाना जो खाते हैं उससे बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज को जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, उसमें उसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज को बर्न करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है और काफ़ी सारी एनर्जी निकलती है।
एनर्जी निकल रही है, नेगेटिव हीट है, ठीक है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक नहीं है। अगेन अच्छा, लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला तो फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा हुआ है भैया आपने, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है जी। आपने ये उठाया कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को जब बर्न करवाते हैं, बहुत ज़्यादा हीट देते हैं, तो रिएक्शन होता है डिसोसिएशन रिएक्शन में। पहले चैप्टर में एनसीईआरटी में ये ठीक तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ है। जब हीट दो कैल्शियम कार्बोनेट को तो वो डिसोसिएट हो जाता है CaO और CO2 में, तो इस रिएक्शन के लिए हीट रिक्वायर्ड है। तो ये भी हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिना हीट दिए ये रिएक्शन नहीं करवा सकते हैं आप। तो कौन कौन से हो गए? P एंड S और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये होगा भाई इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, फोर्थ की तरफ मूव करते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहा है अशोक हैज़ रिटन द फॉलोइंग रिएक्शंस टू शो हाउ मेटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ओर्स। तो मेटलर्जी का क्वेश्चन आ गया, और यहाँ पर बोला हुआ है कि अशोक ने ओर से मेटल निकालने की कुछ रिएक्शंस को यहाँ पर लिखा। नाउ आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट रिएक्शंस अमंग देम। तो अगर इनमें से कोई इनकरेक्ट रिएक्शंस हैं तो उनको पता लगाओ। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ जो आपको सारे रिएक्शंस में कॉमन दिख रही है वो है कार्बन। कार्बन की बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं रिड्यूसिंग पावर ऑफ कार्बन। तो रिड्यूसिंग पावर ऑफ कार्बन, इसका यूज़ करके काफ़ी सारे ओर्स को हम लोग रिड्यूस करवा सकते हैं, लेकिन सब ओर्स को रिड्यूस नहीं करवा सकते हैं। और किन किन ओर्स को नहीं करवा सकते हैं? रिमेंबर रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने की है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में एक ट्रिक थी क्या? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड learn how copper saves gold। ठीक है, तो ये अगर आपको सेंटेंस याद है तो आपको सारी की सारी रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी। तो भाई ये प्लीज से बन जाता है पोटेशियम, इससे बन जाता है स्टॉप से सोडियम, इससे बन जाता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे करके ये होते हैं। और यहाँ पर केयरलेस जो है वो है कार्बन। ओके, कार्बन से नीचे जिंक आ जाता है, ठीक है, लेड वगैरह आ जाते हैं, आयरन भी आ जाता है। सो इंस्टेड में आयरन आ गया ये, ठीक है, और कौन सा दिया हुआ है यहाँ पे? कॉपर, ये भी आ जाता है। तो अब देखो भाई, आयरन, जिंक और कॉपर जो कि कार्बन से नीचे हैं, तो अगर इस सीरीज में नीचे से ऊपर जाते हैं तो ये जो रिड्यूसिंग पावर है ना, ये इंक्रीज होती जाती है। कार्बन की रिड्यूसिंग पावर जिंक, आयरन और कॉपर से तो ज़्यादा है, लेकिन पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम इनसे कम है। तो कार्बन इनको तो बाहर निकाल देगा, उनके ओर्स से रिड्यूस कर देगा, बट जिनकी पावर ज़्यादा है उनको नहीं कर पाएगा। सो कार्बन, जिंक, आयरन और कॉपर, यहाँ पर कॉपर को, जिंक को और आयरन को निकाल सकता है। इनफैक्ट ये वाला तो प्रोसेस पता ही होगा ना आपको, स्मेल्टिंग कहते हैं। आयरन को ऊपर से गिराते हैं और कोक डालते हैं और नीचे से गर्म हवा डालते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में ये यूज़ होता है, राइट, इफ़ यू रिमेंबर। जिंक को भी ऐसे ही कार्बन से रिड्यूस किया जा सकता है, कॉपर को कार्बन से रिड्यूस किया जा सकता है, और आपकी बुक में एनसीईआरटी में अच्छे से मेंशन है एक और प्रोसेस होता है, कॉपर ऑटो रिड्यूस हो जाता है। बेसिमर रिवर्बरेटरी फर्नेस होती है, उसके अंदर डाल के कॉपर को हीट करो तो कॉपर क्या हो जाएगा? ऑटो रिड्यूस हो जाएगा। तो वो भी होता है, बट अगर देखा जाए तो भाई कॉपर क्योंकि कार्बन से एक नीचे आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, इसकी रिड्यूसिंग पावर कम है, तो ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर वाला कॉपर को रिड्यूस कर सकता है, तो कार्बन वो काम कर देगा यहाँ पर। लेकिन सोडियम को नहीं कर सकता क्योंकि सोडियम की रिड्यूसिंग पावर कार्बन से कतई ज़्यादा है। इसलिए ये वाला तो भाई अशोक आपने गलत कर दिया, और यहाँ पर आप मार्क करोगे ऑप्शन क्यू इज़ रॉन्ग। किस में आ रहा है ये? या बी में। तो बी इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन 4। सो क्वेश्चन 5 में यहाँ पर 3 रिएक्शंस दे रखे हैं, पी, क्यू, आर, और बोला हुआ है कि भाई आपने एक वेसल ली, ठीक है,
तो इस टाइप की आपने यहाँ पर एक वेसल ली है, 3 वेसल्स ली हैं और ये तीनों रिएक्शंस आप करवा रहे हैं इस टाइप के वेसल्स या टेस्ट ट्यूब में करवा रहे हैं, लेट्स से दैट। अच्छा, तो इसमें बोला हुआ है कि भाई ये ओपन वेसल है, जो भी कुछ गैसेस बनेंगी वो निकल सकती हैं, राइट, क्योंकि ओपन वेसल है। और इस ओपन वेसल में जब रिएक्शन करवा रहे हैं ये या ये या ये, तो इनका वेट इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या सेम रहेगा, क्या होगा आप ये बताइए। और इस टाइप की आपको यहाँ पर टेबल दी हुई है फिर, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, लेट्स सी, या अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं कि रिएक्शन पी में, ऑप्शन ए के अंदर कहा हुआ है कि रिएक्शन पी में जो वेट होगा वो डिक्रीज करेगा, रिएक्शन क्यू में सेम रहेगा, रिएक्शन आर में इंक्रीज करेगा, और ऐसे ही अलग कॉम्बिनेशंस बना रखे हैं। अब इन रिएक्शंस को देखते हैं, चेक करते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा या क्या होना चाहिए, सही है। तो देखो फर्स्ट वाला रिएक्शन देखो यहाँ पर कि कॉपर जो है सॉलिड स्टेट में है और ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन करवा रहे हैं, हीट जब दे रहे हैं, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, कॉपर 2 ऑक्साइड यहाँ पर बन रहा है। तो अब देखो यहाँ पर कि भाई आपके पास सबसे पहले इनिशियली यहाँ पर कॉपर है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन 21%, 21.8 होती है वैसे तो, 20.8 होती है वैसे तो 20.8% जो ऑक्सीजन है वो आसपास के एनवायरनमेंट में है, एटमॉस्फेयर में है, और आराम से घूम रही है, लहरा रही है ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल इसके यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, यूं 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 मूव कर रहे हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल कोई वेट शो अपना नहीं कर रहे हैं। अगर ये एक वेइंग स्केल पर रखो, एक तराजू के ऊपर रखो, ठीक है, ये रहा वेइंग स्केल और ये रही इसकी वो नीडल्स वगैरह जो भी होती है, तो अगर उस तराजू के ऊपर, उस वेइंग स्केल के ऊपर रखोगे तो भाई ये कॉपर, तो वहाँ पर मास इसका शो करेगा, एयर का शो नहीं करेगा। जब रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीजन के साथ, व्हाट इज हैपनिंग कि भाई कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर 2 ऑक्साइड यहाँ पर बना रहा है। तो पहले जो ऑक्सीजन यहाँ पर थी गैसियस फॉर्म में, अब वो गैसियस फॉर्म में ना होकर यहाँ पर एडिशनली आ रही है, ठीक है। एक बार एक काम करते हैं ना, इसके मॉलिक्यूल को ऐसे रेड बना देते हैं, ठीक है। तो अब पहले जो ऑक्सीजन यहाँ पर यहाँ वहाँ मंडरा रही थी और कोई वेट नहीं डाल रही थी यहाँ पर, अब वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ पर ट्रैप हो गए हैं। ट्रैप होने का मतलब ये है उन्होंने कंपाउंड बना लिया है अब कॉपर के साथ, तो वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि पहले जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल वेट नहीं डाल रहे थे अब वो भी सॉलिड फॉर्म में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉपर के साथ रिएक्शन कर चुके हैं, कॉपर 2 ऑक्साइड बना चुके हैं, तो यहाँ पर वेट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में देयर इज गोइंग टू बी एन इंक्रीज इन द वेट। सेकंड वाले में देखते हैं, सेकंड वाले में क्या होता है भाई। सेकंड वाले में आपके पास ऐसी ही टेस्ट ट्यूब थी और आपने इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा सॉल्यूशन ले लिया, कौन सा, कॉपर सल्फेट का, बहुत ही प्यारे रंग का एक्वा सॉल्यूशन होता है, प्यारे से ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का होता, पॉइजनस है, तो इतना ज़्यादा प्यारा मत समझ लेना कि कहीं उसे ओके समझ गए आप लोग। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का यहाँ पर रखा हुआ है और जिंक आपने सॉलिड वहाँ पर, लेट्स से ग्रैन्युलेटेड जिंक यहाँ पर डाला, ओके। और अब यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, बिकॉज एक वेइंग स्केल बना रहे हैं, और अब वेइंग स्केल पे दोबारा रख दिया भाई आपने, शुरुआत में इतना दिखा रहा था वो वेइंग स्केल। तो देखो सॉलिड स्टेट में जिंक है, कॉपर सल्फेट एक्वा स्टेट में है, और जो चीज़ें अंदर थी ना उनमें कोई गैस आकर ट्रैप हो रही है, ना कोई गैस वहां पर निकल रही है। क्यों? क्योंकि अभी भी देखो एक्वा सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट और कॉपर बन रहे हैं, दोनों के दोनों इस ओपन वेसल में अभी भी रहेंगे। तो होगा क्या, ना कोई गैस आ रही है, ट्रैप हो रही है, ना कोई गैस निकल रही है, इसलिए यहाँ पर इस टाइप से सेम ही रहेगा वेइंग स्केल, कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज मास में ऑब्जर्व नहीं होने वाला यहाँ पर आपको, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे रिमेन्स सेम, अच्छा थर्ड वाले में देख लेते हैं। थर्ड वाले में क्या होता है, फेरस सल्फेट, ठीक है, FeSO4, इसको हीट कर रहे हो आप, तो अब ये थर्ड वाली टेस्ट ट्यूब है आपके पास और यहाँ पर फेरस सल्फेट रखा हुआ, सॉरी फेरस सल्फेट इस टाइप से आपका रखा हुआ है और आप उसे हीट कर रहे हो, ओके।
ये एक काम करते हैं, साइड से हीट कर रहे हो आप और नीचे वेइंग स्केल पर ये रखा हुआ है, ऐसे कुछ दिखा देते हैं। अब जब इसे हीट कर रहे हो तो यहाँ पर दो गैसेस जो हैं, सल्फर के और ऑक्सीजन के एटम्स, इन गैसेस की फॉर्म में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इन दो गैसेस की फॉर्म में वहां से बाहर निकलकर भाग रहे हैं। दैट मीन्स कि पहले जो अंदर ट्रैप्ड थे, लेट्स से सल्फर और ऑक्सीजन के एटम्स जो पहले इस टाइप से ट्रैप्ड थे और वेट शो कर रहे थे अपना, तो अब वो गैसियस फॉर्म में आ गए हैं, यहां से निकलकर भाग चुके हैं और गैसेस इस वेइंग स्केल पर कोई फर्क नहीं डालने वाली, राइट। तो गैसेस का तो कोई वेट यहाँ पर वेइंग स्केल पर नहीं आएगा। जो एटम पहले सल्फर के और ऑक्सीजन के यहाँ पर ट्रैप थे, अब वो निकल कर भाग चुके हैं, गैस बन चुके हैं। इट मीन्स कि इसका जो वेट है वो डिक्रीज होगा। सो वेट विल डिक्रीज हेयर। अब क्या सही कॉम्बिनेशन बनना चाहिए कि P में इंक्रीज होगा वेट का, Q में रिमेन सेम एंड R में डिक्रीज होगा वेट में। तो ये सही कॉम्बिनेशन है और ये आ रहा है आपका ऑप्शन डी के अंदर, ठीक है। रिएक्शन P में इंक्रीज, रिएक्शन Q रिमेन सेम, रिएक्शन R डिक्रीजेस। तो यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब क्वेश्चन 6 यहां पर देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 में कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ बेस 12.1 pH, सॉरी अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस विद 12.1 pH इज गिवन। सो भाई एक टेस्ट ट्यूब आपकी आ गई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। तो एक टेस्ट ट्यूब में आपके पास दिया हुआ है एक एक्वस सॉल्यूशन और इसका जो pH है वो है 12.1। आगे पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन टू इंक्रीज इट्स pH। इसका pH आपको इंक्रीज करवाना है, तो इनमें से आप क्या कर सकते हो। pH इंक्रीज करवाने का मतलब क्या है, सॉरी डिक्रीज करवाना है इसका pH, नॉट इंक्रीज। तो pH डिक्रीज करवाने का मतलब क्या है। अब देखो सबसे पहले वो ये रहा आपका स्केल और इस pH स्केल पर आपके पास यहां 0 पर होता है, सॉरी 7 पर होता है न्यूट्रल, 0 पर होता है जैसे इसे नीचे आते हैं ना, तो हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट यहाँ पर मिलता है, 0 कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, और यहाँ 14 तक आपका ये मैक्सिमम बता रखा है। हालांकि 0 से नीचे भी जा सकता है, 14 से ऊपर भी जा सकता है, बट आपके लेवल पर इतना ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो वहीं तक रहते हैं। तो इस पीएच स्केल पे आप यहाँ पर हो 12.1 में, आप हो बेसिक रीजन के अंदर, और आपको यहाँ पे जब कम करना होगा पीएच, इसका डिक्रीज करना होगा इसका पीएच, तो आप क्या करोगे। पहला तो तरीका है भाई कि इसमें कुछ एसिड मिला दो। एसिड मिला दोगे तब क्या होगा, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करेगा और कुछ बेस इसमें से न्यूट्रलाइज होकर वाटर बना लेगा। तो सबसे पहला तो उपाय आप ये कर सकते हो, ऐड एन एसिड, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ, सॉरी पी में आपको बताया हुआ है, सॉरी क्यू में आपको बताया हुआ है, सॉरी ऑप्शन आर में आपको बताया हुआ है, नॉट पी एंड क्यू में, या ऑप्शन आर में आपको बताया हुआ है कि ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड विद अननोन पीएच। तो भाई यहाँ पर एक तो कह सकते हो कि आप अगर एसिड डालेंगे तो कुछ एसिड उसमें से न्यूट्रलाइज कर देगा बेस को, पीएच कम हो जाएगा। तो भाई ये आर वाला जो ऑप्शन है, जो कि मैंने पहले लिख दिया है गलती से, ये तो काम करेगा इसका पीएच घटाने में। क्यों? क्योंकि भाई कुछ ना कुछ वहां पर डिक्रीज होगा पीएच में, जब थोड़ा सा बेस जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा वहां पर। अच्छा, अब क्योंकि आर मैंने पहले ले लिया है तो पी नहीं लेता, क्यू ले लेता हूं। उसके बाद एड अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंट बेस विद पीएच 8.7। इसका है पीएच 12.1 और दूसरा एक और सॉल्यूशन आप इसमें ऐड कर रहे हो, और इसका जो पीएच है इसका है 8.7। अब एक चीज याद रखना भाई कि कंसंट्रेशन का खेल होता है पीएच के अंदर। पीएच की जब भी बात करते हैं तो पीएच में कंसंट्रेशन का खेल होता है। अब उसके हिसाब से अगर एक चीज देखी जाए कि ज्यादा कंसंट्रेशन वाले में
कम कॉन्सेंट्रेशन या डाइल्यूटेड चीज़ आप मिला रहे हो तो क्या होगा, पीएच घटेगा या बढ़ेगा? ऑब्वियसली घटेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर कम है और इसमें वाटर थोड़ा ज़्यादा होगा, और इसी कारण से ज़्यादा वाटर कम बेस जब इस 12.1 बेस वाले के साथ मिलेगा तो वहाँ पर पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा दोबारा से, क्योंकि आप उसको वाटर मिलाकर एक टाइप से डाइल्यूट कर रहे हो। अब क्यू वाला भी वर्क करेगा इसमें, एड अ सॉल्यूशन विद pH 8.7, ये भी वर्क करेगा। अब P वाला देख लो, P वाले में ये कह रहा है कि एड डिस्टिल्ड वाटर टू इट। अब भाई आपने यार पानी यहाँ पर ऑलरेडी कम था, बेस था ये, ठीक है, तो उसके अंदर अगर आप वाटर मिलाओगे तो क्या होगा, बेस डाइल्यूट हो जाएगा, और जब बेस डाइल्यूट हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा हाइड्रोक्सिल आयंस का, OH माइनस आयंस का, तो क्या होगा, पीएच अपने आप घटेगा। तो ऑब्वियसली इस केस में भी ऐड, जो उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर आप ऐड करते हो ना, तब भी उसका पीएच कम होगा। तो चाहे तो आप ये कर लो, चाहे आप ये कर लो, चाहे आप ये कर लो, तीनों केस में पीएच आप उसका डिक्रीज ही करोगे। तो यहाँ पर आप ऑप्शन जो डी है उसको चूज करोगे कि आप एनी ऑफ पी क्यू आर, कुछ भी ले लो, पी क्यू आर कुछ भी कर लो उसके साथ, तो डिक्रीज ही होगा वहाँ पर पीएच के अंदर। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन 6। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7, 8, 9, अभी बहुत सारे कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 7 में आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, PQRS, और यहाँ पर बोला हुआ है 1 मोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिक्वायर्स 2 moles of hydrogen to form a saturated hydrocarbon by catalytic hydrogenation। तो भाई ऐसा बोल रखा है कि कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन के जरिए आप 2 मोल हाइड्रोजन देकर इनमें से किन किन कंपाउंड को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हो, और फिर बाद में ऑप्शंस दे रखे हैं। तो देखते हैं भाई सैचुरेटेड कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। तो सबसे पहले भाई कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन होता क्या है, अगर आपको याद है तो, अगर नहीं याद है तो देख लेते हैं। तो कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन में निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ठीक है, इस टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, और हाइड्रोजन वहां पर ऐड हो जाती है जहां पर भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स, अनसैचुरेटेड मतलब जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं ना, उन्हें अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स कहते हैं। तो जहां पर भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स होंगे वहां पर जाकर उनकी जगह पर हाइड्रोजन फिट हो जाती है हाइड्रोकार्बन्स का, जब कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन होता है। कैटलिस्ट कौन कौन से हैं यहाँ पर, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ठीक है, तो इनकी प्रेजेंस में कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन होता है। अब होता कैसे है कि भाई अगर एक डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इस बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे तो एक तो वैलेंसी इसकी खाली होगी और एक वैलेंसी इस वाले कार्बन की खाली होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ जाकर बैठेगा और दूसरा वाला यहाँ पर जाएगा। तो इस टाइप से कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं हम लोग। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर? अब करते हैं क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर P अगर आप देखोगे तो P में अगर मैंने 1 मोल, 2 मोल हाइड्रोजन लेने हैं ना, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रखा है ना कि 2 मोल्स हाइड्रोजन लेने हैं, ठीक है, तो H2 के 2 मॉलिक्यूल हैं आपके पास 2 मोल्स के। ओके, तो यहाँ पर मैंने इस, क्योंकि अनसैचुरेशन यहाँ पर है तो इस बॉन्ड को ब्रेक किया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन आए और सैचुरेट कर दिया इसको। दूसरे वाले में यहाँ पर है अनसैचुरेशन, तो हाइड्रोजन यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, तो 4 हाइड्रोजन एटम 4 जगह पर यहाँ पर फिट हो गए और बन गया एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसके अंदर तो P वाले कंपाउंड के अंदर तो डेफिनेटली 2 मोल हाइड्रोजन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना सकती है। क्लियर? अच्छा, Q वाले में देखते हैं भाई, Q वाले में 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए होगी, देखते हैं 2 से काम चल सकता है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अच्छा, जब इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, अभी भी एक और अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो इसके लिए 3 मोल्स H2 चाहिए होगा, 2 से काम नहीं चल पाएगा। ओके, इसको देख लेते हैं।
अब भाई ये देखो, यहाँ पर हमको बनाने हैं हाइड्रोकार्बन, और वो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और यहाँ पर है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH वाला जो ग्रुप होता है ना, इसको कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजनेशन आप नहीं करवा सकते, तो यहाँ पर इसकी उम्मीद तो आप छोड़ दो। तो अगर इसको आपने हाइड्रोजनेट भी करवा दिया ना, तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, मान लेते हैं, वैसे ऐसा होता नहीं है। तो अगर आपने ये भी बनाया तब भी जाकर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहाँ पर रहेगा, हाइड्रोकार्बन नहीं बन रहा। हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो कि कंसिस्ट करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से, या फिर कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी आ रही है, तो उसको भूल जाइए। तो ये वाला तो वैसे ही नहीं हो रहा है, तो ये वाला और ये वाला नहीं हो रहा है, ये वाला हो रहा है। अच्छा, एक और भी है एस वाला कंपाउंड। तो भाई यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन के लेने से बनता है, ये सैचुरेट होता है। देखते हैं, बॉन्ड हटाया, हाइड्रोजन लगाया, बॉन्ड हटाया और हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ लगाया। तो देख सकते हैं आप कि भाई 2 मोल हाइड्रोजन के यहाँ पर लेने से ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। तो मतलब P और S जो है, ये दोनों कंपाउंड इसका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे यहाँ पर? ओनली P एंड S, जो कि है ऑप्शन C में। तो C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन 8 एंड 9। क्वेश्चन 8 में आपको ये वाला डायग्राम दिया हुआ है और बोला हुआ है, लुक एट द डायग्राम केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट Z। तो ये वाला है Z, ये वाला है X और ये वाला है Y। तो Z में कौन सा प्रोसेस हो रहा है आपको ये बताना है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये कॉमन सेंस बेस्ड भी है थोड़ा सा। तो कुछ नहीं दिया हुआ, बस एक डायग्राम दिया हुआ है। अब प्लांट है, इस एरो को अगर मान लें कि प्लांट में से कुछ निकल रहा है, तो अगर प्लांट में से ऑक्सीजन निकलता है तो वो कब होता है? ये वाला तो होता है भाई जब फोटोसिंथेसिस होता है, राइट। अच्छा, जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तब प्लांट के अंदर क्या होता है? प्लांट उस टाइम पे रेस्पिरेशन कर रहा होगा, जो उसने खाना बनाया है ग्लूकोज की फॉर्म में, जब वो उसे कंज्यूम करता है रात में, तो ये वाला प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर से निकलती है। Z के अंदर, Z में क्या हुआ है कि वाटर निकल रहा है, ठीक है, एरो इज कमिंग आउट ऑफ द प्लांट। तो Z में जब H2O निकल रहा है, H2O कब निकलता है प्लांट से? H2O तब निकलता है जब प्लांट पानी अपनी अलग अलग पत्तियों को देता है। तो वो क्या करता है? वाटर यहाँ से लूज होता है और यहाँ से वाटर का एक अनब्रोकन कॉलम बनता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस? नहीं। रेस्पिरेशन? नहीं। ट्रांसलोकेशन? नहीं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपायरेशन। और ये जो पुल लगता है ना, जो धक्का लगता है वाटर को, इसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। तो ऑप्शन बी, ट्रांसपिरेशन या ट्रांसपायरेशन, is going to be the correct answer. Okay, transpiration is the process in which water gets lost from the leaves and water from the roots goes up. Transpiration process. तो ये तो देखो सीधा सीधा एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है, इसमें कुछ करना ही नहीं था, राइट। और ऐसे ही अगला वाला भी है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में क्या हो रहा है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन 9 में यहाँ पर आपको 4 सेटअप दे रखे हैं, और ये तो है भाई पॉट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर पॉट जो है ये वाला और ये वाला है। अब यहाँ पर ना आपको दिया हुआ है लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है जी? CaOH2। और ये जो CaOH2 या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये मिल्की कब होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन करवा के बहुत ही प्यारा सा CaCO3 बना लेता है सॉलिड। ये वाला प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है, नीचे गिर जाता है और पानी को थोड़ा सा धुंधला क्लाउडी कर देता है। तो 4 सेटअप आपको दिए हुए हैं, और यहाँ पर लाइम वाटर रखा हुआ है इस टाइप की डिश या फिर कंटेनर के अंदर, और पॉट रखा हुआ है। इस पॉट के अंदर प्लांट है, और इन दोनों के अंदर P और S के अंदर, उस पॉट के अंदर प्लांट भी नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। लाइम वाटर टर्न्स क्लाउडी इन द प्रेजेंस ऑफ अ गैस विच इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। भाई हमें पता है बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है
ग्लूकोज को बर्न करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड लाइम को या लाइम वाटर को मिल्की भी कर देती है। ठीक है। शॉन बिलो आर 4 सेटअप्स केप्ट इन सनलाइट फॉर 24 आवर्स। 24 घंटे तक इन सारे सेटअप्स को आपने रखा है सनलाइट के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब एक और ट्विस्ट है कि यहां पर जो है ये टैंक्स जो हैं ये कोटेड हैं, इनके ऊपर मान लो ब्लैक पेंट लगा दिया कि भाई सनलाइट के अंदर तो इनको रखा था, लेकिन सनलाइट इसके अंदर नहीं गई। तो अब यहाँ पे बोल रहा है इन विच सेटअप इज लाइम वाटर एक्सपेक्टेड टू बी क्लाउडिएस्ट। ठीक है, इनमें से PQRS में से लाइम वाटर सबसे ज़्यादा क्लाउडिएस्ट उसके अंदर होगा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होगी। सिंपल सा लॉजिकल। अब देखो, इनको 24 घंटे के लिए भाई आपने सनलाइट में रख दिया, कोई बात नहीं, इसके अंदर पॉट है, प्लांट नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बनेगी भाई? ऑक्सीजन जो है 20.8% एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के आसपास, ऐसा ही कुछ होता है फिगर, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, पर 1% से भी कम, 0.5% से भी कम कार्बन डाइऑक्साइड है एनवायरनमेंट में, उतना ज़्यादा नहीं करेगी इसको। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, नाइट्रोजन 78% है, नॉर्मल एयर जो होती है वो है। लेकिन जैसे ही प्लांट आ जाता है यहाँ पर, तो प्लांट भाई क्या करता है? प्लांट रेस्पिरेशन भी करता है, थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी फेंकता है बाहर। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि बोला हुआ है वहाँ पर क्वेश्चन में 24 आवर्स के लिए इसको सनलाइट में रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकली और सनलाइट मिले जा रही है इसे, तो ये भाई साहब क्या करेंगे? ये प्लांट भैया इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले लेंगे और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर डालेंगे। रेस्पिरेशन तो सभी करते हैं, एनर्जी सभी लेते हैं ग्लूकोज से, प्लांट बस उस ग्लूकोज को बना भी सकते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने प्लांट ने खाना खा के छोड़ी, उसे वापस ले लिया, और जब उसे वापस लिया तो क्या करा? इन्होंने उसको खाने में या ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जब चैप्टर अगर न्यूट्रिशन आपको याद हो तो NCERT में ये क्लियरली मेंशन है कि ड्यूरिंग द डे टाइम ओनली ऑक्सीजन या मोस्टली ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। तो ऑक्सीजन रिलीज कब होती है और कहाँ से होती है भाई? जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ये वापस ले लेते हैं, ठीक है, ट्री अपने द्वारा निकाली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को इन्होंने जब वापस लिया तो वो कन्वर्ट कर दिया ऑक्सीजन में। तो मेनली क्या होता है, ट्री के जो नीचे सोते हैं वो दिन में सो लो, उठ लो, बैठ लो किसी ट्री के नीचे, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम रिलीज करता है, ज़्यादातर ऑक्सीजन निकाल रहा होता है ट्री। ये वाला ट्री भी वैसे ही ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसने थोड़ा सा एनर्जी कंज्यूम भी कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड बना भी दी, तो उसे वापस खींचकर ये क्या कहते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा उस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है यहाँ पर। लेकिन अगर इन दोनों पॉट्स की बात करें तो सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। लाइम वाटर तो है दोनों के अंदर, इसके अंदर पौधा नहीं है, प्लांट नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं करेगा। वंस अगेन इसी के जैसी सिचुएशन है, ठीक है। ऑक्सीजन है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड 1% से भी कम होती है एनवायरनमेंट में, उतना ज़्यादा क्लाउडी नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर क्योंकि इस बेचारे को सनलाइट मिली ही नहीं, उसे कोट कर रखा है ब्लैक पेंट से, तो सनलाइट तो अंदर जाएगी ही नहीं। सनलाइट नहीं जाएगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वापस कंज्यूम नहीं होगी। और जब ऐसा होगा तो ये प्लांट बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ेगा, बाहर निकालेगा, वापस नहीं लेगा, क्योंकि इसके पास सनलाइट नहीं आ रही है पेंट की वजह से। इसके ऊपर जो पेंट किया हुआ है ना, कोट किया हुआ है, उसकी वजह से सनलाइट इसके अंदर नहीं आ पा रही है, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करवा पा रहा है उस कार्बन डाइऑक्साइड को। जैसे ये वाला प्लांट ले रहा था सनलाइट में रखा हुआ, वैसे ये वापस नहीं ले पा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में इस वाले सेटअप में होगी, जो कि इस लाइम वाटर को सबसे ज़्यादा मिल्की टर्न करेगी, सबसे ज़्यादा क्लाउडी बनाएगी। तो ऑप्शन आर इज द करेक्ट वन। तो आई होप समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन 10 में कह रहा है कि भाई होमोजाइगस डोमिनेंट गिनी पिग विद वाइट फर इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस गिनी पिग विद वाइट फर। तो देखो यहाँ पर गिनी पिग के बारे में बात कर रहा है। गिनी पिग बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं लैब्स वगैरह में। माइस और गिनी पिग, वाइट माइस जो होते हैं और गिनी पिग जो होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो कुछ इस टाइप के गिनी पिग वैसे तो दिखते हैं। इनका फर ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है।
यहाँ पर बोल रखा है कि होमोजाइगस डोमिनेंट गिनी पिग विद ब्लैक फर, ठीक है। तो ये वाला भाई ब्लैक फर है, इसको कैपिटल में लिख देते हैं क्योंकि ये बता रखा है कि पहले डोमिनेंट है ये, तो डोमिनेंट के लिए यूजुअली जो लिखते हैं हम लोग वो कैपिटल में यहाँ पर इसके एलिलोमॉर्फिक फॉर्म, सॉरी इसकी एलील फॉर्म वहाँ पर लिख दिया है। अच्छा, इट इज़ क्रॉस्ड विद ब्लैक, इट इज़ क्रॉस्ड विद गिनी फिग विद वाइट फर। अब भाई वाइट फर वाला, ये तो था ब्लैक फर वाला, अब वाइट फर वाला जो होगा, वाइट फर इसके लिख देते हैं अपन लोग स्मॉल बी, स्मॉल बी। ओके जी, स्मॉल क्यों? क्योंकि भाई एक डोमिनेंट है तो दूसरा तो रिसेसिव होगा ही ना। तो ये वाला जो है वाइट फर वाला, ये रिसेसिव है, होमोजाइगस है, इसलिए दोनों स्मॉल बी लिए हैं। द F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद इटसेल्फ, ठीक है। तो इस सबसे पहले तो भाई ये वाले पेरेंट हैं, तो सबसे पहली जनरेशन फिलियल 1 जनरेशन या फिर F1 जनरेशन जो होगी वो बनेगी कैपिटल B और स्मॉल b, ये वाली। और F1 वाले सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर शो करते हैं। डोमिनेंट कौन सा था इनका? ये वाला था ब्लैक फर, सही है जी। अब ये कह रहा है कि ये जो बना है यहाँ पर, ये जो जेनोटाइप है, इस वाले F1 के सबको हमने सेल्फ क्रॉस करवा दिया, तो अब जो बनेंगे, ठीक है, उनमें परसेंटेज बतानी है अपने को, किसकी? वाइट फर वाले या फिर वाइट फर कोट वाले गिनी पिग्स की परसेंटेज बतानी है, जो F1, ये है F1, इनको सेल्फ क्रॉस करवाने पर बनती है। तो सबसे पहले भाई इसके गैमीट बनाओ। इसके गैमीट कौन से बनेंगे? ये, ठीक है जी। और जब इनका क्रॉस होगा तो क्रॉस में कॉम्बिनेशन बनाओ इसके, क्या बनेंगे? बी, ओके, बी स्मॉल बी, ओके, बी स्मॉल बी, and then small b, this is going to be the white fur one। क्यों? क्योंकि भाई जब दोनों रिसेसिव आ जाते हैं तभी तो वहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर शो करता है। जब दोनों रिसेसिव एलील्स होंगे, डोमिनेंट नहीं होंगे वहाँ पर, तभी तो वो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक या फिर फेनोटाइप शो करता है। इसलिए ये वाला तो हो गया भाई वाइट, और बाकी कितने हो गए? बाकी हो गए ब्लैक। तो 1 आउट ऑफ 4 यानी कि 25% जो होगा ये शो करेगा वाइट फर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A, 25% ऑफ द गिनी पिग विल शो वाइट फर। चलिए अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई पर्सन एक्स सफर्स फ्रॉम अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, कहाँ पर होती है? अगर आपको याद हो तो दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये सारी ग्लैंड्स को काफ़ी अलग अलग टाइप से कंट्रोल करके रखती है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत ज़्यादा रोल होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर रोल के बारे में बात कर ही रहे हैं तो अगर आपको याद हो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो काम होता है इसका, वो होता है कि ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज़ करती है ये। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन्स को कम रिलीज़ करेगी, डॉर्फ हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा रिलीज़ करेगी, जाइगेंटिज्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ पर्सन एक्स कंडीशन। इनमें से पर्सन एक्स की जो कंडीशन है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसऑर्डर है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड उस पर्सन एक्स की काम नहीं कर रही है अच्छे से, तो इसमें से क्या उसका डायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है पर्सन एक्स की कंडीशन का? पहला है इनसफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ये तो भाई कुछ बन ही नहीं रहा है, हमें बताना है कि उस पर्सन की फिजिकल ग्रोथ पर या उसकी फिजिक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखा जा सकने वाला इफेक्ट। इनसफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ये तो बनता ही नहीं है कुछ, राइट, लॉजिक ही नहीं बन रहा इसका। तो सेकेंड है इरेगुलर हार्ट बीट। नहीं, रेगुलर हार्ट बीट तब हो सकती थी भाई जब हम लोग बात कर रहे होते बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ने घटने की, या फिर बात कर रहे होते एड्रीनल ग्लैंड की। एड्रीनल ग्लैंड की तो बात नहीं कर रहे हैं, पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इनसफिशिएंट ग्रोथ ऑफ द बॉडी,
अब ग्रोथ के बारे में बात कर दी है, इनसफिशिएंट ग्रोथ। तो अभी बताया भाई पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स का सबसे जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है ग्रोथ हार्मोन की तरह वर्क करना, और कम वर्क करेंगे, कम ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेंगे, बौने हो जाएंगे, डॉर्फ हो जाएंगे, ज़्यादा करेंगे तो जाइंट बन जाएंगे। तो ये हो सकता है सी। डी वाला भी चेक कर लेते हैं, इनएबिलिटी टू रेगुलेट ब्लड शुगर, ये नहीं होगा, तो ये दूसरे वाले में चले गए। तो ऑप्शन सी, इनसफिशिएंट ग्रोथ ऑफ द बॉडी, इट सीम्स परफेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट करती है ग्रोथ हार्मोन्स को, दैट्स द रीज़न। अगर वो ढंग से वर्क नहीं करेगी तो इनसफिशिएंट ग्रोथ शो हो सकती है वहाँ पर। सो क्वेश्चन 12 में कह रहा है द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम सोइंग ऑफ सीड टू द हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स इज़ क्रिटिकल फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। तो भाई एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए फार्मिंग में बीज बोने से लेकर, सीड सो करने से लेकर कटाई का या हार्वेस्ट तक का जो पीरियड होता है ना, जो टाइम ड्यूरेशन होती है, वो बहुत ही क्रिटिकल होती है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अबव, अब ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, ये जो क्वेश्चन में दे रखी है, इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सिलेक्ट अ रीज़न वाई फार्मर प्रेफर वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ ग्रोविंग क्रॉप्स। तो भाई इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपको बताना है कि क्यों फार्मर जो होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, ज़्यादा रिलाय रहना चाहते हैं, ज़्यादा उसे प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले अगर आपको याद हो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है, एक प्लांट है और इस प्लांट का आपने एक पार्ट ले लिया, लेट्स से यहाँ से एक टहनी ले ली, ठीक है, और उसी से आपने जब उसको सॉइल में बोया तो एक नया प्लांट बना। इस केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है, इसलिए आप बिल्कुल इस ट्री का एक क्लोन बना रहे हो, आप ऐसा कह सकते हो। They are essentially the new progeny, or the tree that you have produced is actually a clone of the previous one or the parent one, ठीक है। चेंजेस नहीं देखने को मिलते, लेकिन स्टेटमेंट में तो ये नहीं बोला था। स्टेटमेंट में बोला था कि भाई हमें क्रॉप की ड्यूरेशन पर, कि मतलब बीज बोने या सीड सो करने से लेकर हार्वेस्ट करने तक की जो ड्यूरेशन होती है उसके बेसिस पर हमें आंसर देना है। तो अब यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन अपन ने समझी है, ठीक है, आती थी हमें, हमने एक बार रिवाइज की है, और अब देखते हैं कौन से ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है सीडलेस क्रॉप्स कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड। भाई सबको पता है, फार्मर क्यों प्रेफर कर रहे हैं ये बताना है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। बी वाला, ऑफस्प्रिंग प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट प्लांट्स। भाई सही है ये बात, ऑप्शन जो बी है वो सही है एकदम, जेनेटिकली सिमिलर हैं, ये क्लोन हैं दोनों। ये वाला जो है इसका क्लोन है, लेकिन अपने को बेस क्या लेना है, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो स्टेटमेंट वहां पर दिया हुआ है उसको बेस लेकर आंसर करना है, और स्टेटमेंट में कहा हुआ है टाइम ड्यूरेशन के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो सी देखते हैं, क्योंकि ये वाला बी वाला तो नहीं बैठेगा, तो सी वाला देखते हैं। प्लांट्स ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेयर्स फ्रूट्स अर्लियर, यस दैट इज द रीजन फार्मर प्रेफर दैट। क्यों भाई, क्योंकि फार्मर्स को चाहिए जल्दी वो फ्रूट्स बेयर कर ले और जल्दी से उसकी हार्वेस्ट हो जाए, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो फार्मिंग होती है या फिर जो प्लांट्स उग सकते हैं वो जल्दी फ्रूट्स दे देते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न फार्मर्स जो होता है इसको प्रेफर करते हैं। एक और चौथा ऑप्शन भी था, ज़रूरत तो नहीं है उसकी, बस पढ़ लेते हैं यहाँ पर। वेजिटेटिव प्रोपगेशन डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। वंस अगेन ये टाइम ड्यूरेशन से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो हम इसको भी डिस्कार्ड करेंगे, इसको भी नहीं देखेंगे। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। तो भाई क्वेश्चन 13 के अंदर बोल रहा है द सर्किट बिलो कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद 2000 ओम रजिस्टर्स। तो वही सर्किट यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, ये सर्किट दिया हुआ है क्वेश्चन में, और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब रियोस्टेट। रियोस्टेट की रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा किया जा सकता है। उसको लगा दिया है दो 2000 ओम वाली जो रेजिस्टेंस है उनके साथ सीरीज में। द वेरिएबल रेजिस्टेंस कैन बी एडजस्टेड
टू एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 4000 ohms। तो 0 से 4000 ओम तक ये वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू को एडजस्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है ये कि as the resistance of the variable resistor is changed, what is the smallest possible reading on the voltmeter। तो भाई अगर इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस को चेंज करो, इस वेरिएबल रेजिस्टर की या रियोस्टेट की रेजिस्टेंस को चेंज करो, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी वोल्टमीटर में, उसको देखते हैं। तो इस फिगर को एक बार दोबारा से बना लेता हूं मैं, यहाँ पर इजी रहेगा, या इधर बना लेते हैं। तो भाई एक तो है 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर, तो ये 12 वोल्ट इनपुट, यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस वेरिएबल जो कि 0 to 4000 ओम तक जा सकती है, फिर एक तो दूसरी आ गई और एक तीसरी आ गई रजिस्टर। अच्छा जी, अब ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये 2 to 1000 ओम्स की है, ये भी दिया हुआ है बिल्कुल, और यहाँ पर कनेक्टेड है एक वोल्टमीटर, और इस वोल्टमीटर में मिनिमम रीडिंग का पता करना है, मिनिमम रीडिंग कितनी आएगी। अब देखो यहाँ पर मिनिमम रीडिंग तब आएगी जब इस पूरे सर्किट में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, उस केस में। तो मिनिमम रीडिंग लाने के लिए यहाँ पर इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हाई कर सकते हैं उतना करना पड़ेगा, और उसके लिए इस लोअर वैल्यू को नहीं रखेंगे, इस हायर वैल्यू को अपन लोग रखेंगे। तो अगर इस हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रियोस्टेट को रखते हैं तो टोटल आर क्या हो जाता है सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाती है सर्किट की, 4000 प्लस 2000 प्लस 2000, ठीक है जी, इतना ओम, यानी कि 8000 ओम। ओके, ये तो टोटल रेजिस्टेंस हो गई। टोटल रेजिस्टेंस क्योंकि सीरीज में है, ये पैरेलल में होती तो 1/R करके निकालना पड़ता, वो फॉर्मूला दूसरा हो जाता। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर, R वेरिएबल प्लस R1 प्लस R2 करके, तो ये तो हो गई भाई R वेरिएबल, ये हो गई R1, ये हो गई R2, इससे अपन ने निकाल लिया, सीरीज में थे इसलिए। अच्छा, टोटल वोल्टेज ऑफ सर्किट, टोटल V कितना है भाई, 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है वहां पर। सो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो कैलकुलेट करते हैं कितना करंट यहाँ सर्किट में दौड़ रहा है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, V इज इक्वल टू आई आर, दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू V बाई आर, सिंपल सी बात है। तो I टोटल कितना आ गया भाई, करंट टोटल कितना आ गया सर्किट के अंदर, V कितना है 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय R कितना है टोटल, RT लिख देते हैं ना, R टोटल के लिए 8000, तो इतना वोल्ट आ गया अपना IT या टोटल करंट। सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, इतना ही रख रहे हैं। अब मिनिमम वोल्टेज यहां पर होने के लिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस होनी चाहिए सर्किट की। सर्किट की मैक्सिमम रेजिस्टेंस तभी होगी जब इस वाली वेरिएबल रेजिस्टेंस को हाईएस्ट वैल्यू पर सेट कर देंगे हम लोग, तो इसलिए इसको 4000 लिया था। अब अगर इस वाली रेजिस्टेंस की अपन लोग इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो ये वाला जो V आएगा, V अक्रॉस दिस R1 रेजिस्टेंस, तो V R1 ऐसे लिख देते हैं, ये कितना आएगा, टोटल करंट जितना सर्किट में दौड़ रहा है मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस R1 जितना इसकी R1 रेजिस्टेंस है। तो ये R1 था, थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं यहाँ पर, कंफ्यूजन ना हो उसके लिए। तो भाई ये कितनी वैल्यू आएगी, IT टोटल करंट कितना था भाई, इतना, सॉरी नॉट वोल्ट, इट विल बी इन एम्पियर्स, सॉरी। तो 12 बाय 8000 मल्टीप्लाइड बाय R1 कितना है 2000, तो भाई यहाँ से 4 और यहाँ से 3 वोल्ट, ये हो गई मिनिमम वैल्यू जो वोल्ट मीटर में, मिनिमम वोल्टेज जो वोल्ट मीटर में शो होगी जब मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगी पूरे सर्किट की तब। और मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होगी सर्किट की, जब रियोस्टेट को उसकी हाईएस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू पर अपन लोग सेट करेंगे तब। तो आंसर 3 वोल्ट आ गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। सो ऑप्शन बी चूज करेंगे और बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सो 14 क्वेश्चन में कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इन सम कंट्रीज इज 60 हर्ट्ज।
तो कुछ कंट्रीज़ में एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 60 हर्ट्ज़ है। व्हाट डज दिस मीन्स? तो इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, द करंट चेंजेस डायरेक्शन 60 टाइम्स इन अ सेकेंड। ऑप्शन बी में कह रखा है 120 टाइम्स इन अ सेकेंड। ऑप्शन सी में कह रखा है द करंट चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 60 सेकेंड, और ऑप्शन डी में दे रखा है आफ्टर एवरी 120 सेकेंड्स। तो ये क्वेश्चन है, इजी है, बट समझ में आना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। तो भाई सबसे पहले तो ये एच जो होता है हर्ट्स, वो होता है फ्रीक्वेंसी का मेजर, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ साइकिल्स, और अगर यहां पर 60 हर्ट्स दे रखा है तो 60 हर्ट्स का मतलब है कि 60 साइकिल्स इन 1 सेकेंड। ओके, आप समझते हैं क्या है। ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो लगातार अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, और डायरेक्ट करंट जो होता है वो एक एंड से दूसरे एंड पर बहता है। तो भाई अगर ये है हमारी एक लेट्स से कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर या कॉपर की वायर है, ये ऐसा मान लेते हैं इसको। तो इस कॉपर की वायर में होता क्या है, अगर डीसी या फिर डायरेक्ट करंट आप फ्लो करोगे तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पर मूव करेंगे, या फिर हो सकता है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, पर एक बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये है भाई पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पर है नेगेटिव पोटेंशियल। तो नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और हम कहेंगे कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। क्योंकि रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में जाते हैं उस डायरेक्शन को नहीं लेते हैं करंट के फ्लो की, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन को लेते हैं करंट फ्लो की। क्योंकि करंट को कन्वेंशनली ऐसा माना जाता है कि जिस तरफ पॉजिटिव चार्जेस फ्लो हों वही डायरेक्शन ऑफ करंट है। अब एक सॉलिड, उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, सबको पता है सॉलिड कंडक्टर के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से फ्लो, जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं उसके ऑपोजिट हम लोग कन्वेंशनली मान लेते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखेंगे। तो ये तो थी भाई डायरेक्ट करंट की कहानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और चलते जा रहे हैं। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में पता है क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट में इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो नहीं होते। ऑल्टरनेटिंग करंट में इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, थोड़ी देर इधर फ्लो होंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद उधर फ्लो होंगे, फिर वापस आ जाएंगे, और इस टाइप से ये टू एंड फ्रो मूवमेंट करते रहते हैं, और इसको कहते हैं हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी। और अगर एक एसी को देखा जाए तो एसी करंट में डायरेक्शन जो है एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है। तो इलेक्ट्रॉन के एक साइकिल, ठीक है, साइकिल्स की बात हो रही है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की एक साइकिल को देखते हैं। एक साइकिल कैसे मानी जाएगी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर स्टार्ट कर रहा है यहाँ पर और फिर वापस आ रहा है यहाँ पर, तो इसको कहेंगे वन साइकिल ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वाइब्रेशंस तो नहीं एग्जैक्टली, या फिर वन साइकिल कहते हैं क्योंकि वाइब्रेशन इज नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट टर्म। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर गया और फिर वापस आ गया यहाँ से यहाँ पर, तो उसको कहेंगे एक साइकिल। अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ पर मूव करा और यहाँ से यहाँ पर वापस आया, तो कितनी बार उसने डायरेक्शन चेंज करी है? 2 बार। यस, एक बार इस डायरेक्शन में गया है, एक बार इस डायरेक्शन में गया है। अगली साइकिल में 3, 4, अगली साइकिल में 5, 6, अगली साइकिल में 7, 8, ऐसे डायरेक्शन चेंज करेगा। तो एक साइकिल में कितनी बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है? 2 बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है इलेक्ट्रॉन अपने फ्लो की। तो ये क्लियर है? अच्छा, अब जब ऐसे इलेक्ट्रॉन इस टाइप से डायरेक्शन चेंज कर रहा है और कितनी साइकिल्स हैं यहाँ पर? 60 साइकिल हो रही हैं 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर एक साइकिल में 2 टाइम्स वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो ऐसी 60 साइकिल्स में कितनी बार चेंज करेगा डायरेक्शन? 120 टाइम्स। यानी कि 1 सेकेंड में अगर 60 साइकिल्स हो रही हैं तो 1 सेकेंड में
120 बार 120 टाइम्स इलेक्ट्रॉन अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो ये होगा करेक्ट ऑप्शन। तो हम कहेंगे द करंट चेंजेस डायरेक्शन 120 टाइम्स इन 1 सेकेंड इन अ सेकेंड। दिस इज व्हाट वी मीन व्हेन वी से 60 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन सम कंट्रीज। ठीक है, तो ऑप्शन सी लिख लेंगे यहाँ पर। अच्छा, आपको पता है ना इंडिया में 60 हर्ट्ज यूज नहीं होती, इंडिया में 50 हर्ट्ज यूज होती है। ओके, सो ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 15 देखते हैं। सो क्वेश्चन 15 में कह रहा है कि रमन वांट्स टू ड्रॉ अ ग्राफ टू शो हाउ रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर चेंजेस विद लेंथ ऑफ द वायर। व्हाट शुड हिज ग्राफ लुक लाइक। तो एक रमन नाम का स्टूडेंट है जिसको कि ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में, रेजिस्टिविटी के बीच में और लेंथ के बीच में, वायर की लेंथ के बीच में। तो बताओ उसका जो ग्राफ है वो किस टाइप का लगना चाहिए। कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस को देखे बिना हम लोग यहाँ पर करेंगे पहले, बिकॉज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। अच्छा, तो रेजिस्टिविटी यहाँ पर रख देते हैं, लेंथ यहाँ पर रख देते हैं। अभी एक एग्जांपल लेकर समझो। देखते हैं कि रेजिस्टिविटी जो कि होती है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया, तो वो चेंज होगी लेंथ के साथ या नहीं होगी। मेरे पास एक छोटा सा आयरन का ऐसा क्यूब है और इस क्यूब का वेट है 3 किलोग्राम। जो इससे बड़ा वाला क्यूब लिया मैंने, वो बड़े वाले क्यूब का वेट निकला 7 किलोग्राम। अच्छा, मैंने जब उससे बड़ा वाला और क्यूब लिया तो उससे बड़े वाले क्यूब का वेट निकल गया 15 किलोग्राम। अच्छा जी, तो यार साइज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ना, मास वैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे मास बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ यार कि जो मास होता है ऑफ दिस आयरन क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। लेकिन यार मुझे ना कुछ ऐसा चाहिए जो कि सेम रहे। भाई मैथ्स में क्या करते हैं, फिजिक्स में क्या करते हैं, चीज़ों को ट्रिक लगाकर शॉर्ट करते हैं, राइट। हर एक ब्लॉक का अलग अलग वेट। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि एक क्वांटिटी ऐसी ले लें जिसमें कि साइज़ के या वॉल्यूम के इंडिपेंडेंट हो जाए चीज़ें और चीज़ें कांस्टेंट में आ जाएं। एक ऐसा कुछ फॉर्मूला ले लें जिसको कि पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके मैं हर बार वेट या मास निकाल सकूं। तो ऐसा एक फॉर्मूला हम बना देते हैं मास अपॉन वॉल्यूम का, जिसे कि कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो जब जहाँ पर पहले अलग अलग वेट या मास आ रहा था, अब अगर डेंसिटी निकालेंगे ना, तो डेंसिटी निकालने के टाइम पे मास पर यूनिट वॉल्यूम हमने कर दिया है। और जब हमने देखा ना कि यहाँ पर ये 3 किलोग्राम का क्यूब था और इसका वॉल्यूम निकाल कर देखा तो 3 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका डेंसिटी निकाल लिया हमने। अच्छा, ये डेंसिटी इस वाले ब्लॉक में भी सेम है और यही डेंसिटी इस वाले ब्लॉक में भी सेम है, यही डेंसिटी इस वाले ब्लॉक की भी है। क्यों भाई? क्योंकि जब हमने देखा ना कि भाई ये 15 किलोग्राम वाले ब्लॉक का जो साइज आ रहा था वो 15 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा था, तो हमने देखा कि भाई अगेन 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यही डेंसिटी आई है। तो डेंसिटी सेम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग मास के डिवीजन में वॉल्यूम रख देते हैं ना, तो वो क्वांटिटी जो नई क्वांटिटी बनाती है यानी कि डेंसिटी, वो वॉल्यूम के या फिर साइज के इंडिपेंडेंट हो जाती है। ऐसे ही हम लोग अगर रेजिस्टिविटी की बात करें, रेजिस्टिविटी क्या है कि भाई एक वायर ले ली हमने और एक वायर के अंदर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, यूनिट क्रॉस सेक्शन का एरिया हो गया और इसकी यूनिट लेंथ ले ली यहां से यहां तक की, और इतनी लेंथ का, इतने यूनिट एरिया का जो भी रेजिस्टेंस है हम लोग वो ले लेते हैं। तो इसलिए रेजिस्टिविटी जो होती है वो लेंथ के और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इंडिपेंडेंट होती है। तो इसलिए अगर एक ग्राफ आपको ड्रॉ करना हो तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी
लेंथ चाहे कितनी भी बढ़ा लो, रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट वैल्यू देगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ के इंडिपेंडेंट होती है। ठीक वैसे ही जैसे कि डेंसिटी वॉल्यूम के इंडिपेंडेंट हो जाती है। ओके, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ यहाँ पर आपको ऑब्जर्व होगा। तो यहाँ पर इस टाइप का ग्राफ है या नहीं है देखते हैं। ए में नहीं है, ऑप्शन डी में यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो आपको मिलेगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन 16 को। सो इस क्वेश्चन 16 में कह रहा है विच सर्किट शोज द करेक्ट एंड सेफ पोजिशन फॉर फ्यूज एंड स्विच। तो देखते हैं फ्यूज और स्विच की करेक्ट और सेफ पोजीशन क्या होती है। तो भाई यहाँ से आ रही है आपकी लाइव वायर जिसके थ्रू करंट यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर है आपका वो इंस्ट्रूमेंट जो कि बल्ब, आई थिंक बल्ब दिया हुआ है यहाँ पर, और आपको, और ये रही न्यूट्रल वायर। ठीक है, तो एक तो लाइव वायर होती है जहाँ से करंट आता है, ये डायरेक्ट होती है जो खंबे से आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, उसमें एक जो घर के अंदर आती है ना लाइव आई मीन वायर मोटी वाली, जो पिलो या सो इस क्वेश्चन 16 में यहाँ पर आपको इस टाइप का एक डायग्राम दिया हुआ है और बोला हुआ है कि इसमें बताओ कि फ्यूज और स्विच की करेक्ट और सेफ पोजीशन क्या होगी। तो वो देखते हैं क्या है। तो लाइव वायर आपके घर में आती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक पहुंच रही है, न्यूट्रल वायर जिससे कि वो इलेक्ट्रिसिटी वापस जाती है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है, इलेक्ट्रिसिटी वापस जाने का मतलब ये है कि हमेशा दो ही वायर्स लगती हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आई और चली गई वापस, तो आप तो बिल ही नहीं पे करोगे। ओके, अब इस सर्किट के अंदर आपको लगाना है फ्यूज और लगाना है एक स्विच। तो आप कहाँ कहाँ पर लगाएंगे वो देखते हैं। तो भाई फ्यूज क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका, पहले तो वो समझ लीजिए। आपके घर में आने वाली जो लोड बेयरिंग वायर होती है ना, उस लोड वायर के अंदर लोड कम या ज़्यादा हो जाता है। तो अगर ये फ्लक्चुएशन होती है तो आपके घर के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए आप क्या करते हो, यहाँ पर इस सर्किट को ऐसे ब्रेक करके लाइव वायर के अंदर ही आप इस टाइप का एक फ्यूज लगा देते हो। फ्यूज के अंदर अगर ये इतनी मोटी वायर है ना, तो फ्यूज के अंदर इतनी मोटी तो नहीं, फ्यूज के अंदर थोड़ा पतली वायर होती है। और इस पतली वायर को पतला रखने का मकसद क्या है कि भाई अगर लोड ज़्यादा बढ़ गया इस वायर के अंदर, तो ये पतली वाली वायर मेल्ट हो जाएगी और इसके मेल्ट होने से ये वायर डैमेज होकर सर्किट को ब्रेक कर देगी और करंट यहाँ पर नहीं पहुँचेगा। और जो लोड अचानक से तेज़ हो गया था वो आपके इंस्ट्रूमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आपके बल्ब, ट्यूबलाइट्स, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न फूकने से, खराब होने से बच जाएंगे। तो फ्यूज़ हमेशा यहाँ पर लाइव वायर में लगता है, ध्यान रखना। अगर फ्यूज़ को यहाँ पर लगाओगे तो करंट वहाँ से यहाँ पर पहुँच चुका होगा, इसको नुकसान पहुँचा सकता है। ठीक है, तो इसको नुकसान ना पहुँचे इसलिए इससे पहले ही फ्यूज़ लगा दो, इससे पहले ही सर्किट ब्रेक कर दो। राइट, तो ये तो हो गया फ्यूज़। अब स्विच कहाँ लगाना चाहिए? स्विच को यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, इंस्ट्रूमेंट के बाद में लगाएं या इंस्ट्रूमेंट के पहले लगाएं? स्विच को हमेशा इंस्ट्रूमेंट के पहले लगाना चाहिए। क्यों भाई? आप जब चाहें तभी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आए, ओके, अदरवाइज ना जाए। अगर स्विच को यहाँ पर ना लगाकर आप यहाँ पर लगा देते, ये पूरा ऐसे कंप्लीट होता और स्विच आपका यहाँ पर होता। ठीक है, तो होता क्या, अगर यहाँ पर कहीं पर लीकेज है, लीकेज का मतलब ये है कि करंट कहीं से लीक हो रहा है, आपके बोर्ड के ऊपर मॉइस्चर आ गया, ठीक है, अर्थिंग मिल गई करंट को, तो करंट को यहाँ से अर्थिंग मिल रही है तो यहाँ से आकर वो इधर से पास हो जाएगा। आपने स्विच ऑफ कर रखा है, सर्किट को ब्रेक किया हुआ है, लेकिन फिर भी करंट के पास यहाँ से अर्थ में जाने के लिए रास्ता मिल गया है क्योंकि बोर्ड के आसपास थोड़ा बहुत मॉइस्चर था। तो इस इंस्ट्रूमेंट में अभी भी करंट जा रहा है। कोई चाहेगा कि हमारे स्विच ऑन किए बिना ही उसके अंदर करंट पहुंचता रहे? नहीं चाहेगा। सो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द सेफ पोजीशन। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में करंट तब भी जाता रहेगा जब हम लोग नहीं चाहेंगे तब भी। तो इसलिए
स्विच को भी इंस्ट्रूमेंट से पहले लगाया जाता है ताकि अगर अर्थिंग वगैरह से थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन्स की लीकेज भी हो रही है सर्किट में, तो उससे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स पर कोई नुकसान ना पहुंचे। तो स्विच और फ्यूज, ये रहा स्विच, तो स्विच और फ्यूज हमेशा हम लोग अपनी रेजिस्टेंस या फिर इंस्ट्रूमेंट से पहले ही लगाते हैं। तो देखते हैं ऐसा डायग्राम कहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है ये, सो ऑप्शन ए आप चूज करेंगे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन हियर। चलिए क्वेश्चन 17 से 20 तक करके देखते हैं, जो कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। इसमें बहुत मजा आने वाला है। देखते हैं क्वेश्चन 17 को पहले। सो क्वेश्चन 17 to 20 जो हैं ये असर्शन रीजन टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। इसमें होता क्या है, आपको दो स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं। पहला बोल रखेगा कि असर्शन है और दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा कि रीज़न है। तो अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो उनके केसेस बनते हैं कि रीज़न एक्चुअल रीज़न है जो फर्स्ट स्टेटमेंट असर्शन दिया हुआ है उसका, या फिर नहीं है, या फिर असर्शन सही हो सकता है रीज़न गलत हो सकता है, या रीज़न सही होता है असर्शन गलत हो सकता है। ऐसे करके चार यहाँ पर ऑप्शंस अपने को चूज़ करने पड़ते हैं। देखते हैं, ये क्वेश्चंस तो इजी होते हैं पर थोड़ा दिमाग लगता है, ट्रिक्स भी लगती हैं कई बार। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 17 में असर्शन जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है अ वाइट वॉश्ड वॉल डेवलप्स अ कोटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर फ्यू डेज। असर्शन हो गया। अब रीजन में लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड ऑन द वॉल रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। सो अब इसमें कह रहा है रीजन में कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वाइट वॉश में वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और स्लोली करके, जो कि एयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, 0.04% के आसपास प्रेजेंट होता है। अच्छा जी, तो देखते हैं, वैलिडेट करते हैं दोनों स्टेटमेंट्स को। तो भाई होता क्या है, अपने पास होता है CaO। इस CaO को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं केमिकली, और नॉर्मल भाषा में इसे बोलते हैं भाई कि ये है क्विक लाइम। बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत ही जल्दी वाटर के साथ ये रिएक्शन करवा लेता है, और जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करवाता है हाईली एक्सोथर्मिक, वहाँ पर वो रिएक्शन होता है। तो H2O के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप से CaOH2, नाम तो इसका होता है केमिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वैसे इसे बोलते हैं अपन लोग स्लेक्ड लाइम। ठीक है, यही वो स्लेक्ड लाइम है जिसको 8th क्लास से 7th क्लास से एक्सपेरिमेंट करके दिखाना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारी क्या कहते हैं ब्रेथ के अंदर जो हम लोग छोड़ते हैं, जो हम लोग एक्सेल करते हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कैसे पता लगाएंगे, वो इस CaOH2 के साथ रिएक्शन कर जाता है। तो भाई अभी उसको देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन वही है। तो भाई हमारे पास क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम को लेते हैं। ट्रेडिशनली बात बता रहा हूँ, ये सफ़ेदी जो हुआ करती थी वो इस टाइप से हुआ करती थी। क्विक लाइम के बड़े बड़े पत्थर से आते थे और उनको डाल दिया जाता था, बड़े बड़े लम्ब्स को पानी के अंदर जब डाला जाता था बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी, और उसके बाद जब सब कुछ शांत होता था तो अपने पास शांत वाला लाइम, स्लेक्ड लाइम बनता था। और इसी को थोड़ा और पानी वगैरह मिला के वाइट वॉश, सफ़ेदी या पुताई कर दिया करते थे अपने घरों पर। ठीक है, तो ये होता था ट्रेडिशनली। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये अपने को पता चल गया कि भाई ये जो वाइट वॉश होती है वो ये होती है स्लेक्ड लाइम। ओके, अच्छा, अब अगर इसे छोड़ दिया जाए तो आपको पता है भाई कि जैसे मैंने अभी बताया ना कि कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है जो हम लोग ब्रेथ एक्सेल करते हैं। तो वो कैसे पता लगाते हैं कि अगर आप लाइम वाटर लो इसका, ठीक है, स्लेक्ड लाइम लो, थोड़ा सा पानी में डला हुआ, घुला हुआ, और उसके अंदर जब फूंक मारते हैं तो हमारी फूंक के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो क्या करती है, इसके साथ रिएक्शन करके बना लेती है CaCO3, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो भाई ये रिएक्शन यहाँ पर चलता है। ओके, वाटर भी यहाँ पर निकलता है। अच्छा, और इसी रिएक्शन से, क्योंकि इतना बार बार करके देखते रहते हैं लेबोरेटरीज वगैरह में भी, तो ये बहुत कॉमन है। इसी रिएक्शन से पता लगता है कि भाई हम जो ब्रेथ एक्सेल करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। तो जब अपने वाइट वॉश को छोड़ दिया, पहले सफ़ेदी कर दी, ठीक है, वॉल पर उसको छोड़ दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि 0.04% होती है,
ठीक है, एयर के अंदर, और इतनी कम बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करेगी। तो धीरे धीरे करके ये उसके साथ रिएक्ट कर जाती है और थोड़ा सा शाइनी टाइप का कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है। ये होती है रिएक्शन। अब इससे अगर स्टेटमेंट को, ये तो यहाँ पे एक्चुअल में हो रहा है, और जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उससे कंपेयर करके देखा जाए तो सबसे पहले चेक करा जाता है कि असर्शन और रीज़न में क्या दोनों सही हैं। असर्शन तो भाई सही है। असर्शन ये कह रहा है कि वाइट वॉश वॉल डेवलप्स अ कोटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर फ्यू डेज। तो कैल्शियम कार्बोनेट तो बन रहा है भाई वॉल पर, सही है, तो ये असर्शन तो ठीक हो गया। रीज़न की तरफ देखें तो रीज़न इन्होंने दिया हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड ऑन द वॉल, वॉल पर कैल्शियम ऑक्साइड था या नहीं था? नहीं था। ये कैल्शियम ऑक्साइड हमने पहले ही रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनवा लिया था और उसकी हमने वाइट वॉश या सफ़ेदी की थी। तो कैल्शियम ऑक्साइड तो है ही नहीं भाई वॉल पे, और अगर कैल्शियम ऑक्साइड है ही नहीं वॉल पे तो सेकंड स्टेटमेंट जो होता है रीज़न वाला वो गलत हो जाता है। तो जब असर्शन ट्रू हो रीज़न फॉल्स हो तो अपन लोग ऑप्शन सी जो है वो सिलेक्ट करते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज फॉल्स हेयर। हो गया? चलिए, ऐसे ही 18, 19, 20 क्वेश्चन भी हैं, सेम फंडा लगना है, उनको भी वन बाय वन देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन 18 में कह रहा है ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो वेरिएशन। क्या ये बात सही है? वैसे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तब वेरिएशन शो होती है। भाई ये तो बात शायद ठीक है। क्यों? क्योंकि यार जब हम लोगों ने इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ा है कि भाई जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पर करवा रहे थे, पी प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवा रहे थे, तब हो क्या रहा था कि अगर रिंकल्ड सीड थे वो राउंड वाले सीड से थोड़ा अलग थे, तो क्या कहते हैं, इस टाइप से हम लोग क्या कर रहे थे, क्रॉस करवा रहे थे और अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स वहाँ पर बनाकर दिखा रहे थे कि भाई ये कॉम्बिनेशन बनेंगे जेनोटाइप्स के या एलील्स के। तो इस टाइप से वेरिएशन वहाँ पर शो होगी आने वाली फिलियल 1 जनरेशन, F1 जनरेशन में, फिलियल 2 जनरेशन, F2 जनरेशन में एंड सो फोर्थ। तो ये तो अपने को पता है भाई कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होती है, क्योंकि आधे जीन्स आते हैं मेल से, आधे आते हैं फीमेल से, और तब जाकर नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और नए कॉम्बिनेशंस बनने के साथ ही वेरिएशन आ जाती है जो नई ऑफस्प्रिंग या फिर F1 जनरेशन बनी है पेरेंट्स के बाद उसमें। तो असर्शन तो भाई यहाँ पर ठीक है, तो असर्शन इज करेक्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होती ही है। अच्छा, रीजन में क्या बोल रहा है? रीजन में कह रहा है कि ईच ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनहेरिट्स ऑल द जीन्स। ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो गई भाई। कैसे? अगर ये तो था भाई मेल और ये था फीमेल, हमने होमोजाइगस डोमिनेंट मेल का होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल से क्रॉस जब करवाया है, तो एक तो गैमीट दो टाइप के बन रहे हैं ना, आर आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। जब गैमीट्स बना रहे थे इसके तो क्या बन रहे थे? ये वाले। और इसके गैमीट्स क्या बन रहे थे? ये वाले। तभी तो हम लोग नए नए कॉम्बिनेशन बना रहे थे, राइट? इसका मतलब आधे तो जीन जाएंगे जो मेल में प्रेजेंट होंगे और आधे जाएंगे जो फीमेल के प्रेजेंट होंगे, सारे नहीं जाएंगे वहाँ पर। तो इसलिए जो रीज़न है यहाँ पर सीधा सीधा पता चल रहा है कि वो फॉल्स है। तो जब रीज़न फॉल्स हो, असर्शन ट्रू हो, तो जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में भी अपन लोग ऑप्शन सी जो है वो चूज कर लेंगे, राइट? तो अब देखते हैं 19 क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर कह रहा है असर्शन में कैपिलरीज हैव वॉल्स जस्ट 1 सेल थिक, और रीज़न बोल रहा है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस द कैपिलरीज। तो भाई इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है ये। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कैपिलरीज के बारे में बात हो रही है। तो कैपिलरीज क्या होती है भाई? यहाँ से हार्ट अगर ये है तो हार्ट से आर्टरीज, वेन्स यहाँ पर कनेक्टेड होती हैं, राइट? तो एक तो हो गई भाई आर्टरीज, एक हो गई वेन्स, और एक जब ये आगे जाकर पूरी बॉडी में जाती हैं, फॉर एग्जांपल हैंड होगा, ये हैंड के अंदर ये फिंगर्स हैं भाई, फिंगर्स के अंदर ब्लड पहुंचाने के लिए अब इतनी मोटी पाइप या इतनी मोटी आर्टरी तो वहाँ पर नहीं पहुंचाएगी,
और इस जब ये यहाँ पर जाएगी आर्टरी तो ये सब डिवाइडेड हो जाएगी, ब्रांचिंग हो जाएगी छोटी 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 छोटी, और उसके बाद कैपिलरीज बन जाती हैं जो कि बहुत ही पतले नेटवर्क बनाती हैं हर सेल तक मटेरियल पहुंचाने के लिए। हम लोग खाना डाइजेस्ट कर रहे हैं भाई, यहाँ से इंटेस्टाइन के अंदर से एब्जॉर्ब कर रहे हैं खाना, राइट। ऑक्सीजन जो है लंग्स के अंदर से जा रही है, पहुंचानी तो हर सेल तक है, और उसके लिए यहाँ पर कैपिलरीज काम करती हैं, बहुत ही डेंस नेटवर्क बनाती हैं। और अगर आपने एनसीईआरटी उठाकर देखी है, एनसीईआरटी पढ़ी है, तो एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कैपिलरीज हैव वॉल्स जस्ट 1 सेल थिक। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा मोटी होगी तो वो ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं करवा पाएंगी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होकर हर सेल तक पहुंचानी होती है। इसीलिए कैपिलरीज की जो वॉल्स होती हैं, तो आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, और कैपिलरीज होती हैं, और कैपिलरीज की जो वॉल होती है 1 सेल थिक, इतनी पतली इसकी वॉल होती है, और इतने पतला वॉल होने की वजह से मटेरियल्स का एक्सचेंज यहाँ पर हो सकता है। अब अगर उन दोनों स्टेटमेंट्स को देखो कि भाई कैपिलरीज की वॉल 1 सेल थिक है, यस, असर्शन वाला जो हो गया, असर्शन करेक्ट हो गया। रीजन को देखो, क्या रीजन सही है या नहीं है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स, यस। अभी तो बताया है कि ऑक्सीजन और जो हमने ग्लूकोज वगैरह डाइजेस्ट किया होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हर सेल तक पहुंचाने होते हैं। काम कौन करेगा? ब्लड। और ब्लड किस नेटवर्क के थ्रू काम करता है? आर्टरी, वेन, कैपिलरी के नेटवर्क के थ्रू। कैपिलरी की वॉल पतली होनी इसलिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी होता है। अब रीज़न, असर्शन दोनों ट्रू हैं, राइट। और क्या रीज़न आर्टरी का, आई मीन 1 सेल थिक होने का सही रीज़न ये है कि वहाँ पर मटेरियल एक्सचेंज होना होता है, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर कुछ और रीज़न होता तो आंसर कुछ और निकलता है। 1 सेल थिक इसीलिए होती हैं क्योंकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इज टू टेक प्लेस। तो इसलिए assertion reason both are true and reason is correct explanation of assertion। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए चूज करेंगे आप, ओके। और इस पर ना आर्टरी पर और वेन्स पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहे हैं, जैसे कि भाई आर्टरीज की वॉल थिक क्यों होती है, वेन्स की थिक क्यों नहीं होती वॉल, राइट। और वेन्स बॉडी में ऊपर की साइड होती हैं या फिर नीचे की साइड होती हैं? आर्टरीज ऊपर की साइड होती हैं, नीचे की साइड होती हैं स्किन के। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं कॉम्बिनेशन में बन सकते हैं। हम लोग जब प्रैक्टिस पेपर्स के लिए आपको क्वेश्चंस देंगे तो उन सब के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ओके। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। चलिए, ये तो बात होगी ट्रांसपोर्टेशन और क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। 20 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है, दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट कह रहा है अ स्टेशनरी चार्ज्ड पार्टिकल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो भाई सबसे पहले तो ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड, ये जा रही मैग्नेटिक फील्ड, ओके। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पर आपने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को प्लेस कर दिया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में। तो सबसे पहले असर्शन बोल रहा है कि स्टेशनरी चार्ज्ड पार्टिकल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। क्या भाई स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है? हमने एनसीईआरटी उठाकर देखी, अलग अलग टॉपिक्स देखे, वहाँ पर मूविंग चार्जेस कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्चुएटिंग फील्ड कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें देखी, ठीक है। लेकिन जब भी चार्ज मूव नहीं कर रहा होता उस पर फोर्स लगना बंद हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। हाँ, अगर ये चार्ज, अगर मैग्नेटिक फील्ड लेट्स से इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड थी, ओके, और चार्ज यहाँ पर मूव कर रहा होता, ठीक है, इधर या उधर मूव कर रहा होता, तब वहाँ पर फोर्स लगता। क्यों? क्योंकि मूविंग चार्ज क्रिएट देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड विच मे एड अप और रिपेल टू द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब चार्ज मूव ही नहीं कर रहा है तो उसकी खुद की फील्ड नहीं है, और खुद की फील्ड ना होने की वजह से वो इस वाली फील्ड से इंटरेक्ट नहीं कर रहा जब स्टेशनरी है, रुका हुआ है, एट रेस्ट है चार्ज।
तो यहाँ पर भाई असर्शन पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया, तो रीज़न को देखने की ज़रूरत है नहीं है। पता लग गया भाई कि जब असर्शन फॉल्स हो जाता है तब एक ही केस बनता है, ऑप्शन डी वहाँ पर चूज़ करते हैं, ए इज़ फॉल्स, ठीक है। और अगर ए फॉल्स होता है तो एक ही केस बनता है, रीज़न वहाँ पर क्या कहते हैं, ट्रू होगा। रीज़न में क्या बोल रहा है, रीज़न वाला भी देख लेते हैं एक बार। अ स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल डज नॉट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। सही बात है, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, अभी अभी बताया है। अच्छा, इंटरेक्शन कब होगा यहाँ पर, इंटरेक्शन तब होगा जब चार्ज पार्टिकल यहाँ वहाँ कहीं मूव कर रहा होगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन और किस डायरेक्शन में मूव करने पर कितना चार्ज लगता है, आई मीन कितना फोर्स लगता है, ऐसे क्वेश्चन और ज़्यादा आपको अभी थोड़ी देर में, आई मीन आने वाले प्रैक्टिस पेपर्स में हम लोग देंगे, तो वो आपको करने होंगे, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या लगाएंगे यहाँ पर, सीधी सादी बात है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि असर्शन ही फॉल्स हो गया, पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। ओके, सो ये है। अब देखिए, इस लेक्चर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, अब तक के जो क्वेश्चन हैं उसको, और इसके बाद वाले जो क्वेश्चन हैं वो पार्ट 2 में डालेंगे, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना खींचे इसलिए। एक बार में बैठ के देखिए, पूरी वीडियो देखिए बैठ के। अगर थोड़ा सा लगता है आपको कि किसी क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं तो वहाँ पर टाइम स्टैम्प्स ऑलरेडी दी हुई हैं, तो आप क्वेश्चन स्किप करके भी देख सकते हैं, बट एक बार में पूरी वीडियो को देखिए और एक बार बैठ कर देखिए। ऐसा नहीं कि आप अलसा रहे हो अंदर से और वीडियो 5-5 6-6 घंटे लंबी चल रही हो, ठीक है, वो नहीं करना है। तो पार्ट 2 में मिलते हैं, पार्ट 2 में देखते हैं बाकी क्वेश्चंस को। सो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही।